चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं हमारे सब्जेक्ट इंग्लिश में हमारे नेक्स्ट टेंस की, जिसका नाम है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। क्लियर है? इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया था कि अब हम उन टेंसेस की बात करेंगे जिनमें हेल्पिंग वर्ब में एक से ज्यादा शब्द हो, एक से ज्यादा वर्ड्स हो। आप समझे कि नहीं समझे? अब तक हमने जितने भी टेंसेस किए थे उनमें हेल्पिंग वर्ब में एक एक शब्द था, लेकिन अब जो भी टेंसेस बचे हैं उनमें हेल्पिंग वर्ब के दो शब्द हैं या दो से भी ज्यादा है। क्लियर है? कुल मिलाकर मोर देन वन है। अब यहां पर हम हेल्पिंग वर्ब्स को, है ना, कैसे मैनेज करेंगे, तो उसके लिए मैंने आपको स्ट्रक्चर्स बताए थे, पैटर्न्स बताए थे पिछले वाले वीडियो में। मैं आशा करता हूं कि आपने अच्छे से उनको देखा होगा। चलिएगा, बात करते हैं अब ऐसे टेंसेस की जिनमें हेल्पिंग वर्ब में एक से ज्यादा शब्द हो। ऐसे टेंसेस में सबसे पहले हम बात करने वाले फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की। तो आइएगा बात करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की। सबसे पहले सुनिएगा पहचान। तो वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे जैसे शब्द आते हैं। हमने देखा है पहचान क्या होता है। तो हिंदी में जब भी आपके सामने वाक्य पड़ा है उसे पहचानो कि ये कौन से टेंस से है। क्लियर है? तो उस वाक्य के आप पीछे जाइए, है ना, आपको पीछे ये पहचान दिखाई देगी, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। क्लियर है? इस प्रकार के शब्द आते हैं। हेल्पिंग वर्ब के रूप में दो हेल्पिंग वर्ब है, विल बी और शैल बी। या तो विल बी का यूज करो या शैल बी का यूज करो। सर कहां करेंगे? शैल बी का यूज करना विद आई एंड वी। अगर आपका सब्जेक्ट आई या वी, आई बोले तो मैं, वी बोले तो हम, अगर ये सब्जेक्ट्स हो तो आप शैल बी का यूज करें, नहीं तो कोई भी दूसरा सब्जेक्ट हो उसके साथ आप क्या लगाओगे? विल बी। वर्ब आती है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। वर्ब जो है आपकी उसका फर्स्ट फॉर्म लगे और उसके साथ में क्या जोड़ दीजिए? आईएनजी। कुछ विशेष नियम हैं जो हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में देखे हैं आईएनजी जोड़ने के समय। ठीक है, तो उनको थोड़ा सा ध्यान में रखिए। जैसे कम, COME, तो ई को हटाइए और आईएनजी लगाइए, मतलब COMING हो जाएगा, ना कि COMEING। ये गलत हो जाएगा। तो मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ये बातें बता रखी है, तो उनको देखिएगा। ठीक है, अब एक विशेष पॉइंट भी मैंने लिखा है यहां पर। मैंने लिखा है कि इस टेंस का उपयोग भविष्य में किसी समय पर कार्य का जारी रहना बताने के लिए किया जाता है। साफ सुथरी बात है, ये मेन पॉइंट है ना। इससे हमें समझ में आता है कि किस प्रकार के वाक्यों को, किस प्रकार के कार्यों को, है ना, इस टेंस में बताया जाता है। तो कहने का मतलब कि भविष्य में कोई समय, भविष्य में किसी समय पर आप ये बताओ कि उस वक्त वो काम चल रहा होगा। कहने का मतलब हो गया आप भविष्य में किसी काम के लगातार चलने के बारे में बताते हो। ठीक है, तब हम इस टेंस का यूज करते हैं। क्लियर? ठीक है सर। संभावना को भी बता सकते हो आप, है ना, संभावनाएं जिसे हम कहते हैं पॉसिबिलिटी, है ना, तो आप पॉसिबिलिटी को भी शो कर सकते हो। क्लियर है? ठीक है, तो कुल मिलाकर ऐसे कार्यों की बात होती है जो भविष्य में किसी समय पर जारी रहेंगे। तो इस प्रकार के कार्यों को बताने के लिए हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखिएगा। कोई बात नहीं, अभी अगर क्लियर नहीं हुआ है तो हमारे जब सेंटेंस आएंगे, हमारे जब एग्जाम्पल्स आएंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा। आइए बात करते हैं फिर एग्जाम्पल्स की। क्यों देरी करें, तो सुनिएगा। देखिए, ये है हमारे एग्जाम्पल्स। सुनिएगा, देखिए, सबसे पहला जो हमारा एग्जाम्पल है वो है, मैं अगले वर्ष एक नई किताब लिख रहा होऊंगा। ये बता रहा है ना, कि अगले वर्ष, है ना, भविष्य में किसी समय पर, है ना, इसका काम चल रहा होगा कि अगले वर्ष मैं एक नई किताब लिख रहा होऊंगा। ठीक है, ओके सर। अब अगर देखा जाए तो सबसे पहले हमने देख लिया टेंस, है ना, रहा होगा, रही होगी आ रहा है साहब पीछे, बिल्कुल आ रहा है। ठीक है, हम ऐसा करते हैं, येलो शेड ले लें या यही ले, चलो ठीक है, व्हाइट ही ले लेते हैं, बढ़िया ही है ना। लिख रहा होऊंगा, ये देखिए आप, रहा होऊंगा मतलब कौन सा टेंस है? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, और काम का जारी रहना बताया जा रहा है अगले साल। ठीक है सर। अब जब टेंस का पता पड़ गया तो अब आप देखिए सेंटेंस कौन सा है। तो देखिए, ये बता रहा है स्टेटमेंट है। मैंने आपको बताया, या तो टेंस में जब भी आप काम करोगे तो या तो आपको स्टेटमेंट मिलेगा, मतलब या तो उसमें बताना होगा या फिर उसमें पूछना होगा। बताने को हम स्टेटमेंट कहते हैं, पूछने को हम इंटेरोगेटिव कहते हैं। ध्यान रखें, ये स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट कैसा है? पॉजिटिव है। क्लियर है? क्योंकि इसमें नहीं का यूज नहीं हुआ है। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? तो मैंने आपको बताया था, हमने जब स्ट्रक्चर्स देखे तो भले हेल्पिंग वर्ब में एक से ज्यादा शब्द हो, लेकिन पॉजिटिव स्टेटमेंट बनाते समय वही स्ट्रक्चर यूज करेंगे जो हमने पहले किया था। कहने का मतलब क्या, चाहे हेल्पिंग वर्ब में एक शब्द हो या एक से ज्यादा शब्द हो, है ना, स्टेटमेंट, पॉजिटिव स्टेटमेंट के लिए स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता है। मतलब सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस VOPT ही रहेगा हर जगह। क्लियर है?
आइएगा, कुल मिलाकर यहां पर हमारा स्ट्रक्चर रह जाएगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस VOPT। सबसे पहले बात करेंगे हम सब्जेक्ट की। तो सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट है मैं बोले तो आई। क्लियर है? अब बात करते हैं हम हेल्पिंग वर्ब की। तो हमने अभी अभी देखा कि आई और वी के साथ क्या लगता है? शैल बी। तो यहां पर हम यूज करेंगे शैल बी का। बहुत बढ़िया सर, शैल बी। ये देखिए दो शब्द हैं, एक शैल है एक बी है इस हेल्पिंग वर्ब में, लेकिन दोनों को मैंने यही रखा क्योंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट में किसी प्रकार का फर्क पड़ता नहीं है, चाहे हेल्पिंग वर्ब में एक शब्द हो चाहे एक से ज्यादा हो। ठीक है, आई शैल बी। अब आ जाएगा वर्ब। वर्ब बोले तो क्रिया, कार्य, लिखने का। लिखने को हम कहते हैं राइट। लेकिन देखिएगा राइट के पीछे क्या आ रहा है? ई। और मैंने अभी अभी आपको बताया कि जब कभी भी वर्ब के पीछे ई आता है तो आप उस ई को हटाइए और उसके बाद आप क्या लगाइए? ING। तो राइटिंग। ओके सर, आई शैल बी राइटिंग। अब आ जाएगा ऑब्जेक्ट। क्या लिख रहा होगा? एक किताब। तो ऑब्जेक्ट हो गया अ बुक। अ बुक। ठीक है, फिर आएगा प्लेस, जगह। जगह इसमें नहीं है। फिर आएगा टाइम। टाइम है अगले वर्ष, नेक्स्ट ईयर। बहुत बढ़िया। तो आई शैल बी राइटिंग अ बुक नेक्स्ट ईयर। क्लियर है? चलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं दूसरे सेंटेंस की। वह अभी सो रही होगी। संभावना बता रहा, देखो है ना। मान लीजिएगा हम किसी के घर जाने वाले थे, ठीक है, तो मैंने विचार किया चलो उसके घर चलते हैं, है ना। लेकिन मेरे दोस्त ने कहा नहीं यार, उसका अभी है ना सोने का टाइम होता है, मैं जानता हूं, वो अभी सो रही होगी। क्लियर है? मतलब संभावना बता रहा है कि जब हम वहां जाएंगे, है ना, तो बिल्कुल वो हमें सोते हुए मिलेगी, कोई मतलब नहीं है ना। हम वहां जाएंगे, उसकी मम्मी कह देगी कि बेटा वो तो सो रही है, हमें वापस आना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये संभावना बता रहा है, पॉसिबिलिटी बता रहा है। क्लियर है? ठीक है। और आप ऐसे भी कह सकते हो जब हम फ्यूचर में मतलब घंटे भर बाद या 1.5 घंटे बाद या आधे घंटे बाद, जो भी आपके आधे घंटे बाद जब हम जाएंगे वहां पे, तो हमें वो सोती हुई मिलेगी। तो कुल मिलाकर फ्यूचर में उसका काम चल रहा होगा, या आप संभावना भी कह सकते हैं। मेरे हिसाब से मुझे इसमें संभावना ज्यादा लग रही, पॉसिबिलिटी वाली बात। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये पॉसिबिलिटी, वह अभी सो रही होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेंटेंस की। बता रहा है स्टेटमेंट है, वह अभी सो रही होगी। पॉजिटिव स्टेटमेंट का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट हेल्पिंग VOPT। सबसे पहले सब्जेक्ट, वह लड़की है, शी। नेक्स्ट आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब। अब मैंने कहा आपको आई और वी हो तो हेल्प भी लगाओ, नहीं तो फिर विल भी लगाओ। यहां शी है तो शी के साथ लग जाएगा विल बी। ये देखिए दोनों शब्द मैंने यही रखे क्योंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट है। शी विल बी। अब आ जाएगा आपका वर्ब, सोना। सोने को कहते हैं स्लीप, लेकिन टेंस कहता है फर्स्ट फॉर्म प्लस ING लगाओ। ठीक है, तो शी विल बी स्लीपिंग। अब आ जाएगा ऑब्जेक्ट, नहीं है। फिर आएगा प्लेस, नहीं है। फिर आएगा टाइम, है अभी। तो अभी को हम कहते हैं नाउ। तो शी विल बी स्लीपिंग नाउ। शी विल बी स्लीपिंग नाउ। ठीक है सर। कपिल क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा। कपिल क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा। यह भी एक प्रकार की संभावना है कि नहीं 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 वो नहीं खेल रहा होगा, वो तो कह रहा था उसके पांव पे लगी हुई, उसका पांव दर्द कर रहा है, वो तो अभी तो नहीं खेल रहा होगा, मुझे पक्का पता है। समझ लीजिए, हम संभावना बता रहे हैं कि नहीं वो क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा। क्यों? क्योंकि वो कल कह रहा था कि मेरे पांव पे लगी। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी कि कपिल क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा। ठीक है, आइएगा बात करते हैं। कुल मिलाकर ये टेंस है हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस, क्योंकि रहा होगा, आ रहा है सर। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेंटेंस की। सेंटेंस कैसा है सर? बता रहा है, बिल्कुल बता रहा है। पीछे खड़ी पाई दिख रही है ना, बता ही रहा है ना। लेकिन नहीं का यूज हुआ है, मतलब नेगेटिव स्टेटमेंट है। अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर की। तो स्ट्रक्चर हो जाता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, लेकिन यहां पे दो टुकड़े हैं, इसलिए आधा टुकड़ा प्लस नॉट एंड देन आधा टुकड़ा ऑफ हेल्पिंग वर्ब। क्लियर है? सब्जेक्ट प्लस हाफ हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस हाफ हेल्पिंग वर्ब एंड देन VOPT। अब खेल शुरू है। ठीक है, सब्जेक्ट कौन है साहब? कपिल। ओके, नेक्स्ट आ जाएगा आधा टुकड़ा, है ना। अब देखो पहले कपिल के साथ लगेगा क्या? विल बी या शैल बी? सर विल बी। क्यों? क्योंकि शैल बी तो सिर्फ आई और वी के साथ लगता है, बाकी सभी के साथ विल बी। बहुत बढ़िया। तो दो शब्द हैं, आधा टुकड़ा हो गया विल और आधा हो गया बी, तो यहां आ जाएगा विल। अब आएगा नॉट एंड देन आधा टुकड़ा बी। क्लियर है? देखिए आधे को मैंने यहां रखा, आधे को यहां रखा और बीच में मैंने किसे डाल दिया? नॉट को। तो कपिल विल नॉट बी। अब आ जाएगा वर्ब, खेलना। खेलने को हम क्या कहते हैं? प्ले। लेकिन टेंस कहता है फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, तो प्लेइंग। ओके, अब आएगा ऑब्जेक्ट, क्या खेल रहा होगा?
क्या नहीं खेल रहा होगा? क्रिकेट। ठीक है सर, ये आ गया आपका ऑब्जेक्ट क्रिकेट। उसके बाद में ऑब्जेक्ट हो गया, प्लेस नहीं है, टाइम भी नहीं है, कुल मिलाकर हमारा सेंटेंस खत्म। ठीक है, कपिल विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, कोई भी विद्यार्थी शोर नहीं कर रहा होगा, है ना, कोई भी विद्यार्थी शोर नहीं कर रहा होगा। ठीक है, आइएगा, रहा होगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, लेकिन बता तो रहा है, स्टेटमेंट तो है कि कोई भी विद्यार्थी शोर नहीं कर रहा होगा, लेकिन कैसा स्टेटमेंट है? नेगेटिव। पैटर्न ये रहा, हमने लिखा है, फिर भी वापस लिख देता हूं, सब्जेक्ट प्लस हाफ हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस हाफ हेल्पिंग वर्ब एंड देन VOPT। सबसे पहले सब्जेक्ट, कोई भी विद्यार्थी शोर नहीं कर रहा होगा, तो सब्जेक्ट कौन है? कोई भी विद्यार्थी। सही बात है, मतलब से है ना कि कोई भी विद्यार्थी नहीं, मतलब नो स्टूडेंट क्या है? सब्जेक्ट है। क्लियर है कि कोई भी बच्चा वहां पे आवाज नहीं कर रहा है, कोई भी स्टूडेंट वहां पे आवाज नहीं कर रहा, तो नो स्टूडेंट क्या है? सब्जेक्ट है। क्लियर है, तो नो स्टूडेंट हमारा सब्जेक्ट हो गया साहब, नो स्टूडेंट। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अपने साथ में नॉट को लिए हुए है। कुल मिलाकर जब एक बार नॉट का यूज हो गया है तो दोबारा हम नॉट का यूज नहीं करेंगे, ध्यान रखना। क्लियर है, यहां पर क्या आ रहा है? नो स्टूडेंट। देखिए, इसके साथ नॉट इंक्लूड है, ये सब्जेक्ट है, इट इज सब्जेक्ट, बट इसमें साथ में नॉट भी इंक्लूड है कि कोई भी बच्चा नहीं, नो स्टूडेंट। तो जब नॉट यहां आ गया तो दोबारा हम नॉट क्यों करेंगे? साफ सुथरी बात है ना। अगर आप ऐसा करोगे तो नेगेटिव नेगेटिव वापस क्या बन जाएगा? पॉजिटिव। सीधी बात है, ठीक है ना, अर्थ साउंड में नहीं आएगा। क्लियर है, तो एक बार नॉट आ गया तो फिर दोबारा नॉट आएगा नहीं, तो नो स्टूडेंट। अब सीधा आएगा हेल्पिंग वर्ब। क्लियर है, तो यहां हम लगाएंगे विल बी, क्योंकि आई और वी होता तो शैल लगाता, शैल भी लगाता, वरना मैं यहां पे क्या लगूंगा? विल बी। अब हम बात करेंगे विल बी, सीधा। सर क्यों नॉट क्यों नहीं लगाया? यहां बीच में नॉट आता ना, मैंने अभी आपको क्या कहा? नो स्टूडेंट आ गया, इसमें नॉट इंक्लूड है, इसलिए नॉट को यहां पर रखने की जरूरत नहीं है। अगर आप रखोगे तो ये वापस से पॉजिटिव सेंटेंस बन जाएगा, सीधी बात है, इसलिए हम यहाँ पे नॉट नहीं रखेंगे। नो स्टूडेंट विल बी, अब सीधा है वर्ब। कहने का मतलब शोर करना, है ना, तो शोर करने के लिए एक फ्रेज का यूज होता है, मेक अ नॉइज। क्लियर है, तो कहने का मतलब क्या? मेक इसमें वर्ब है, तो मेक की जगह आ जाएगा मेकिंग, है ना। इसके पीछे भी ई आता है, तो देखिए मैंने ई को हटाया और उसके बाद में क्या रखा? ING। क्लियर है, जब किसी वर्ब के पीछे ई आता है तो ई को हटाओ, उसके बाद में ING लगाओ, मैंने बता रखा है। ठीक है, चलेगा, मेकिंग अ नॉइज। क्लियर है, कोई भी विद्यार्थी शोर नहीं कर रहा होगा, तो नो स्टूडेंट विल बी मेकिंग अ नॉइज। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, क्या बंदर पेड़ पर चढ़ रहे होंगे? क्या बंदर पेड़ पर चढ़ रहे होंगे? ठीक है, रहे होंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। क्लियर है, लेकिन अब हम बात करते हैं सेंटेंस की, तो यहां पर बता नहीं रहा है, यहां पर पूछ रहा है, क्या बंदर पेड़ पर चढ़ रहे होंगे? हाँ बिल्कुल चढ़ रहे होंगे, बड़े बदमाश बंदर रोज आते रोज चढ़ते, पॉसिबिलिटी है ना, कुछ भी कहने का मतलब हो गया, समझ लीजिए आप। क्या बंदर पेड़ पर चढ़ रहे होंगे? पूछ रहा है तो उसने बताया हाँ भाई बिल्कुल चढ़ रहे होंगे। ना भी कह सकता नहीं नहीं नहीं, वो बंदर उस पेड़ पे तो नहीं चढ़ते हैं, है ना, उस पे थोड़े कांटे ज्यादा ना, इसलिए नहीं चढ़ रहे होंगे। क्लियर है, तो कहने का मतलब क्या? समझ लीजिए कुछ भी, है ना, क्या बंदर पेड़ पर चढ़ रहे होंगे, तो आंसर या तो हाँ में आएगा या फिर ना में आएगा। कुल मिला के इंटेरोगेटिव विद हेल्पिंग वर्ब है ना। कैसे पहचाना सर? बेटा मैंने आपको बताया है कि जब कभी वाक्य में सबसे पहले क्या आ जाए तो वो इंटेरोगेटिव विद हेल्पिंग वर्ब होता है। दूसरा, अगर स्टैंडर्ड वे देखें तो कहने का मतलब क्या? ऐसे क्वेश्चंस का आंसर हाँ या ना में आता है, और मैंने अभी आपको बताया गया, तो अगले वाला कहेगा हाँ या फिर कहेगा ना, है ना। अब उसकी, है ना, वो पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकती है कि भाई वो हाँ कहेगा या ना कहेगा, हाँ क्यों कहेगा ना क्यों कहेगा वो भी अलग बात है, लेकिन आंसर हाँ ना में ही आएगा, सीधा है। ठीक है सर, तो क्या बंदर पेड़ पर चढ़ रहे होंगे, कुल मिलाकर इंटेरोगेटिव विद हेल्पिंग वर्ब है, और उसमें भी कैसा? पॉजिटिव। अब हम बात करें इसके स्ट्रक्चर की, तो देखिएगा स्ट्रक्चर होता है हाफ हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस हाफ हेल्पिंग वर्ब एंड देन VOPT। पहले आधा टुकड़ा, है ना, सब्जेक्ट कौन है? बंदर। हेल्पिंग वर्ब को लगाने से पहले सब्जेक्ट देखिए, क्योंकि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही क्या आती है? हेल्पिंग वर्ब। तो बंदर है यहां पर, है ना, बहुत सारे बंदर है। ठीक है, तो इनके साथ हम लगाएंगे विल बी, क्योंकि आई और वी होता तो मैं शैल भी लगाता, बाकी सभी के साथ में क्या लगाऊंगा? विल बी, सीधी बात है। तो विल आधा टुकड़ा और आधा टुकड़ा बी, तो आधा टुकड़ा यहां पे शिफ्ट करो विल। अब आएगा सब्जेक्ट मंकीज, है ना, कोई स्पेशल मंकीज की बात नहीं कर रहे हैं, है ना, इसलिए हमने मंकीज कर दिया। अगर आपको लगता है कि नहीं ये तो पर्टिकुलर मंकीज है जो रोज आते हैं, ठीक है, तो आप द मंकीज कर दो, सीधा से
ठीक है। तो विल मंकीज अब आ जाएगा बी, विल मंकीज बी अब आ जाएगा वर्ब क्रिया काम, काम है चढ़ने का, चढ़ने को कहते हैं क्लाइंब, CLIMB, लेकिन टेंस कहता है फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगाओ तो ING क्लाइंबिंग। ओके सर, तो विल मंकी बी क्लाइंबिंग अब आ जाएगा एक प्रेपोजिशन, क्लियर है, और वो हो जाएगा अप। पेड़ पर चढ़ते हैं तो कहने का मतलब एक प्रेपोजिशन का यूज करते हैं जिसको हम कहेंगे अप। तो क्लाइंबिंग अप है ना, कहां चढ़ रहा है भाई साहब, पेड़ पर, तो आप कह सकते हो द ट्री, क्लियर है। अगर आपके बगीचे का कोई खास पेड़ है ना, उसकी बात कर रहे हो तो द लगा दो, पर्टिकुलर ट्री हो गया हमारे लिए, क्लियर है। तो विल मंकीज बी क्लाइंबिंग अप द ट्री, है ना, क्वेश्चन है इसलिए पीछे आ गया क्वेश्चन मार्क, ठीक है सर। नेक्स्ट देखिएगा, क्या वे इंतजार नहीं कर रहे होंगे, क्या वे इंतजार नहीं कर रहे होंगे, रहे होंगे, बिल्कुल फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस है, लेकिन पूछ रहा है, इंटरोगेटिव है, और वो भी कौन सा, विद हेल्पिंग वर्ब। कैसे पता पड़ा, स्टार्टिंग में क्या है, क्या, और आंसर आएगा हाँ नाम है। क्या वे इंतजार कर रहे होंगे, क्या वे इंतजार नहीं कर रहे होंगे, तो अगले वाला हाँ नाम है जवाब देगा, ठीक है। अब इंटरोगेटिव विद हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन उसमें भी कैसा है, नेगेटिव, है ना। अब इसका पैटर्न क्या हो जाएगा, इसका पैटर्न हो जाएगा हाफ हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट एंड देन हाफ हेल्पिंग वर्ब एंड देन VOPT। सबसे पहले आएगा हेल्पिंग वर्ब वे, दे के साथ भी लगेगा विल बी, तो यहां आ जाएगा पहले आधा टुकड़ा विल, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट दे, ओके। नेक्स्ट आ जाएगा नॉट, ठीक है सर। अब आएगा आधा टुकड़ा बोले तो बी, तो विल दे नॉट बी, विल दे नॉट बी। अब आ जाएगा वर्ब, है ना, इंतजार करना, इंतजार करने को कहते हैं वेट, ओके, WAIT, लेकिन टेंस कहता है फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगाओ तो ING वेटिंग, है ना। विल दे नॉट बी वेटिंग, विल दे नॉट बी वेटिंग, है ना, क्लियर है, क्वेश्चन हो गया। ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है, प्लेस इसमें नहीं है, टाइम इसमें नहीं है, तो बात खत्म, ठीक है। नेक्स्ट अगले वाला सेंटेंस है, हम कल किस मंदिर में पूजा कर रहे होंगे, हम कल किस मंदिर में पूजा कर रहे होंगे, पूछ रहा है कि कल हमारा कौन से मंदिर में पूजा करने का काम चल रहा होगा, क्लियर है, ठीक है सर। पूछ रहा है, इंटरोगेटिव है, लेकिन इंटरोगेटिव विद हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यह है इंटरोगेटिव विद WH वर्ड, है ना। सर कैसे पता पड़ा, देखिए किस मंदिर में, क्लियर है ना, ठीक है। तो इस शब्द से प्रश्न किया जा रहा है, और वैसे भी स्टार्टिंग में क्या नहीं है, क्लियर है। अगर स्टार्टिंग में क्या होता तो इंटरोगेटिव विद हेल्पिंग वर्ब होता, ठीक है, लेकिन यहां पर किस शब्द से प्रश्न पूछा गया है, और ये एक WH वर्ड है, ठीक है सर। हम कल किस मंदिर में पूजा कर रहे होंगे, तो किस मंदिर में, ये पूरा का पूरा आपका WH वर्ड हो जाएगा, तो इसको हम कहेंगे इन विच टेम्पल, ये पूरा का पूरा आपका क्या हो गया, WH वर्ड, है ना, ये कौन है, WH वर्ड, क्लियर, ठीक। मैंने इसका पैटर्न नहीं लिखा, पहले पैटर्न देख लेते हैं, जगह नहीं है, यहां देख लेते हैं। ये WH वाला है, तो WH का पैटर्न हो जाएगा, यहां देख लेना बेटा, WH प्लस हाफ हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट एंड देन हाफ हेल्पिंग वर्ब एंड देन VOPT। सबसे पहले WH, इन विच टेम्पल, किस मंदिर में, इन विच टेम्पल, किस मंदिर में, WH। अब आएगा आधा टुकड़ा, सब्जेक्ट कौन है, हम के साथ क्या लगेगा, शैल बी, तो यहां पर पहले आधे टुकड़े को रखो शैल, तो इन विच टेम्पल शैल। अब आ जाएगा सब्जेक्ट वी, अब आएगा आधा टुकड़ा बी, ठीक है सर। अब आ जाएगा आपका वर्ब, है ना, वर्ब है क्रिया कार्य, क्या काम हो रहा है, पूजा करने का, पूजा करने को कहते हैं वर्शिप। टेंस कहता है फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, ओके सर, तो WORSHIP, लेकिन मैंने आपको ING लगाने का एक और नियम बताया था कि अगर वर्ब के पीछे सिंगल वॉवल प्लस कॉन्सोनेंट हो, क्या कहा मैंने, अगर वर्ब के पीछे सिंगल वॉवल मतलब एक वॉवल और उसके बाद में कॉन्सोनेंट हो, तो कॉन्सोनेंट को डबल करो और उसके बाद ING लगाओ। यहां पर देखो पीछे सिंगल वॉवल दिख रहा है I, और I के बाद में क्या है, कॉन्सोनेंट बोले तो P, ठीक है। तो सिंगल वॉवल प्लस कॉन्सोनेंट आ गया, तो आप इस कॉन्सोनेंट को डबल करो, तो P की जगह एक और P रखूंगा, है ना, कहने का मतलब क्या, P के साथ में एक और P रखूंगा, डबल P हो गया। अब इसके बाद में ING लगा दूंगा, तो वर्शिपिंग, क्लियर है। तो नियम था, मैं फिर से एक बात रिवाइज कर दूं कि अगर वर्ब के पीछे सिंगल वॉवल प्लस कॉन्सोनेंट हो तो कॉन्सोनेंट को डबल करो और उसके बाद ING जोड़ो। यहां पर कॉन्सोनेंट था P, इसलिए मैंने डबल P का यूज किया और उसके बाद में रखा ING, क्लियर है। तो इन विच टेम्पल शैल वी बी वर्शिपिंग,
ठीक है, ये हो गया वर्ब। अब आएगा ऑब्जेक्ट, सर ऑब्जेक्ट नहीं है। अब आएगा प्लेस, सर ये इसी में इंक्लूड हो गया, WH वर्ड में ही। ठीक है, टाइम है, बिल्कुल है सब। कल, कल को हम कहेंगे टुमारो। ठीक है, मैंने क्या कहा है ना, प्लेस यहां पे नहीं है ना। क्यों नहीं है? क्योंकि कुल मिलाकर यहां पर लिखने के लिए वैसे है, इस क्वेश्चन में है, लेकिन वो WH में इंक्लूड हो गया। किस मंदिर में? समझे कि नहीं समझे? तो इन विच टेम्पल, ये पूरा का पूरा खुद ही WH हो गया, और ये साथ ही साथ में जगह को भी इंक्लूड कर रहा है अपने अंदर, है ना। ये जगह को भी शो कर रहा है, किस मंदिर में, इसीलिए यहां पे हमने प्लेस दोबारा लिखा नहीं, यहीं पे आ गया। तो इन विच टेम्पल शैल वी बी वर्शिपिंग टुमारो। टुमारो क्या हो गया? टाइम। ठीक है सर, चलिएगा नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। कौन अगले वर्ष यहां नहीं पढ़ रहा होगा? कौन अगले वर्ष यहां नहीं पढ़ रहा होगा? पूछ रहा है, सीधी बात है। पहले तो रहा होगा, बोले तो फ्यूचर कंटिन्यूअस है। उसके बाद ये इंटरोगेटिव, ये पूछ रहा है, लेकिन इंटरोगेटिव कैसा है? विद WH वर्ड। कैसे पता पड़ा? यहां पर कौन से शब्द पूछा जा रहा है, देखिए अब कौन से क्वेश्चन किया गया। ठीक है ना, कौन सा शब्द है यहाँ पे? कौन। और कौन को हम कहते हैं इंग्लिश में? हु एक WH वर्ड है। क्लियर है? तो इससे प्रश्न पूछा गया तो ये WH वर्ड वाला इंटरोगेटिव हो गया, लेकिन उसमें भी नॉट है ना। तो कुल मिलाकर हमारा सेंटेंस हो गया इंटरोगेटिव विद WH वर्ड, उसमें भी नेगेटिव। पैटर्न क्या होता है? अब हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की, पैटर्न की। तो सुनिएगा, देखिए लिखा हुआ ये आधा, तो फिर भी मैं इसको एक बार दोबारा मिटा ही देता हूं और हम यहीं ऊपर लिख देते हैं। सुनिएगा, हमारा पैटर्न या स्ट्रक्चर हो जाएगा WH प्लस हाफ हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हाफ हेल्पिंग वर्ब एंड देन VOPT। क्लियर है? सबसे पहले आएगा WH। WH बोले तो कौन है? कौन। कौन है साहब? कौन। कौन को हम इंग्लिश में कहते हैं हु। ठीक है, तो हु। ओके, अब आएगा हेल्पिंग वर्ब। मैंने आपको बताया कि हेल्पिंग वर्ब को लगाने से पहले आपको सब्जेक्ट को देखना पड़ता है, लेकिन जब कभी भी आप हु से क्वेश्चन करेंगे तो उसमें सब्जेक्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हु जो है वो सब्जेक्ट के बारे में ही पूछ रहा है, सीधी बात है। तो यहां सब्जेक्ट नहीं है। हमें पता नहीं कि सब्जेक्ट सिंगुलर है, प्लूरल है, आई है, वी है या और कोई है, हमें मालूम नहीं है। कहने का मतलब ये, तो कहने का मतलब क्या, आप कुछ भी लगाओगे तो सही होगा। ठीक है, फिर भी हम यहां पे विल बी को प्रीफर कर लेते हैं। ठीक है सर, हु विल। अब आ जाएगा सब्जेक्ट, है ना? नहीं है सर। अब आ जाएगा नॉट, हु विल नॉट। उसके बाद आएगा आधा टुकड़ा, बोले तो बी, तो हु विल नॉट बी। उसके बाद आएगा वर्ब, है ना। वर्ब कौन है साहब? कौन अगले वर्ष यहां नहीं पढ़ रहा होगा? तो पढ़ना। पढ़ने को हम कहते हैं स्टडी, है ना, लेकिन टेंस कहता है फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगा हो तो स्टडिंग। ओके सर, तो हु विल नॉट बी स्टडिंग। अब उसके बाद आएगा सर ऑब्जेक्ट। सर ऑब्जेक्ट यहां पे नहीं है। फिर आएगा प्लेस, सर है यहां, बिल्कुल, तो हियर। उसके बाद आएगा टाइम, बिल्कुल सर है। कौन? अगले वर्ष, बोले तो नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर, ये हो गया हमारा सेंटेंस। हु विल नॉट बी स्टडिंग हियर नेक्स्ट ईयर। हु विल नॉट बी स्टडिंग हियर नेक्स्ट ईयर। तो इस प्रकार से ये थे हमारे सेंटेंसेस, है ना, जो कि मैंने आज आपको करवाए। ये सेंटेंसेस है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के। तो पहले हमने फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को देखा, उसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है, क्या पहचान होती है, क्या वर्ब आती है, किस प्रकार के वाक्यों का यूज होता है, और उसके बाद में हमने सेंटेंस भी देखे। ठीक है, चलिएगा। अब मैं जो मैंने टाइप करके रखे हुए उनको लार्ज कर देता हूं ताकि आपको एकदम साफ सुथरा दिखाई दे। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम इन्हें इरेज करते हैं और जो मैंने टाइप करके रखे हुए उनको सामने लाते हैं। ठीक है सर, ताकि क्या है आपको अच्छे से दिख जाए, है ना, बढ़िया रहेगा। ये साफ हो गया, सब कुछ साफ हो गया। ठीक है, अब हम इन्हें लार्ज कर लेते हैं। ओके सर, ये देखिएगा, मैं अगले वर्ष एक नई किताब लिख रहा होऊंगा। आई शैल बी राइटिंग अ न्यू बुक नेक्स्ट ईयर।
अगले वाला, वह अभी सो रही होगी, शी विल बी स्लीपिंग, शी विल बी स्लीपिंग नाउ, ध्यान देना, ठीक है। नेक्स्ट, ओहो, कपिल क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा, कपिल विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट, ओके। अगले वाला सेंटेंस है, कोई भी विद्यार्थी शोर नहीं कर रहा होगा, नो स्टूडेंट विल बी मेकिंग अ नॉइज, ठीक है। अगले वाला सेंटेंस है हमारे सामने, क्या बंदर पेड़ पर चढ़ रहे होंगे, तो विल मंकीज बी क्लाइंबिंग अप द ट्री, ठीक है सर। अगले वाला सेंटेंस है, क्या वे इंतजार नहीं कर रहे होंगे, तो सेंटेंस हो जाएगा विल दे नॉट बी वेटिंग, ठीक है। इसके बाद में, हम कल किस मंदिर में पूजा कर रहे होंगे, हम कल किस मंदिर में पूजा कर रहे होंगे, तो इन विच टेम्पल शैल वी बी वर्शिपिंग टुमारो, ओके। नेक्स्ट है, कौन अगले वर्ष यहां नहीं पढ़ रहा होगा, तो हु विल नॉट बी स्टडिंग हियर नेक्स्ट ईयर। तो ये थे हमारे सेंटेंसेस, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए, है ना। इसका भी ले लीजिए और उसके बाद में इसका भी अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं, ठीक है। चलिएगा, तो ये था हमारा आज का काम। मैं आशा करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने अपनी पूरी ताकत लगाई आपको समझाने में, बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है, मैंने कोशिश की है और आशा करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं लाइक, शेयर और सब्सक्राइब की। अगर आपको ये टेंस क्लियर हो गया है, अगर आपको आज का मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपको लगता है कि किसी और के काम आ सकता है तो उन्हें शेयर करें, उन्हें मेरे यूट्यूब चैनल को रेकमेंड करें। अंत में आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों से भी कहें कि वे भी मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।